चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम रेवोल्यूशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले रेवोल्यूशन हम जो पढ़ेंगे वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये पूरे जितने भी रेवोल्यूशन हुए थे हमारे, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण रेवोल्यूशन यही माना जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं अभी केवल 20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा ताकि सरसरी नज़र में हम इस रेवोल्यूशन का मतलब समझ सके। तो ये जो रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में शुरू हुआ था और ये 1799 10 साल के पीरियड तक चला। इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं हम। ये जो हमारा फ्रेंच इस समय साम्राज्य था वो मोनार्की वाला सिस्टम था। तो वहाँ जो राजा था वो इस समय लुई 16 था। और फ्रांस का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से था कि वहाँ 3 क्लासेस बनाई गई थी। पहला क्लर्गी था, जो कि जिसको हम धार्मिक व्यक्ति के रूप से जाना जाते हैं। दूसरा नोबलमैन था, जो छोटे राजाओं के नाम से जिन्हें जाना जाता है। और तीसरा स्टेट में उनके जो कॉमन पीपल थे वो थे। जो सोशल स्ट्रक्चर में जो पहले के 2 सेक्शन के लोग थे, क्लर्गी और नोबल्स, उनको टैक्स से मुक्ति दी गई। उनमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता था। इसके अलावा उनको प्रॉपर्टी भी उनके पास बहुत ज़्यादा थी और सारा टैक्स का बोझ तीसरा जो सेक्शन था जिसमें कॉमन पीपल आते उनके ऊपर पड़ता था। इसमें कॉमन पीपल में हम किसानों से लेकर बूर्जुआसी क्लासेस को भी शामिल कर सकते हैं। बूर्जुआसी क्लासेस वो होती है जिसमें जो पढ़े लिखे तो काफ़ी होते, लेकिन वो अपना राज्य के साथ कोई संबंध नहीं बना पाते। जैसे इनमें वकील, डॉक्टर, ये सब बूर्जुआसी इसमें शामिल है और ये तीसरे सेक्शन के कॉमन पीपल में शामिल थे। तो ये वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर चल रहा था इस समय। इसके अलावा यहाँ पर हम इकोनॉमिक भी देख लेते कि फ्रांस की स्थिति कैसे थी। इकोनॉमिक तौर में फ्रांस दिवालिया होने वाला था इस समय, क्योंकि उसने अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस का युद्ध था उसमें शामिल हुआ था। तो उसका काफ़ी खर्चा हो गया था। उसने काफ़ी लोन लिया था और लोन चुकाने में वो नाकाम हो पा रहा था, क्योंकि उसका जो टैक्स का सिस्टम अभी हमने देखा था वो केवल एक ही सेक्शन के लोग दे रहे थे, तो वो काफ़ी नहीं हो पा रहा था। तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति भी देख रहे थे। राजनीतिक में इस समय पूरा जो फ्रांस का सिस्टम था मोनार्किया था। यहाँ कोई पार्लियामेंट 150 साल से नहीं बिठाई गई थी, जिस वजह से पॉलिटिक्स में एक वैक्यूम पैदा हो गया था। और जो पार्लियामेंट में जो लोग चुन के आने चाहिए थे, जो कि लोगों की बात करने वाले लोग होते, वो नहीं आए थे। तो इस वजह से भी एक राजा और सोसाइटी के बीच में जो एक कांटेक्ट होता है वो नहीं हो पा रहा था। सोसाइटी जो चीज़ चाह रही थी वो राजा नहीं कर पा रहा था। तो पॉलिटिकल भी यहाँ पर स्थिति बिगड़ चुकी थी। तो जब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्थिति किसी देश की ऐसे हो जाती है तो वहाँ रेवोल्यूशन होना की गारंटी होती है। तो ये हमने देख लिया था। इस पृष्ठभूमि में हम थोड़ा और देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जिस समय शुरू हुआ था उस समय स्थिति बहुत विकराल रूप ले चुकी थी। लेकिन लुई 16 जो थे वो रिफॉर्म करने वाले राजा थे। वो जो उनके मिनिस्टर उनको बात कहते थे वो उनमें सोच विचार करके अगर उन्हें लगता था कि ये फ्रांस के लिए सही है तो वो उस चीज़ को करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था मैरिया एनवाइट, वो इसके खिलाफ थी और राजा को कहती थी कि ये जो आप रिफॉर्म कर रहे हो, अगर आप ये करोगे तो आपको भारी पड़ेगा। तो ये लुई 16 के ऊपर दबाव डालती थी, जिस कारण लुई 16 कई जो अपने रिफॉर्म वाले फैसले लेना चाहते थे वो नहीं ले पाए। तो ये हुआ कुछ ऐसा कि आर्थिक रूप से स्थिति जब विकराल रूप ले चुकी थी तो राजा को टैक्स नया लगाना था। और इस समय सिस्टम ऐसा था फ्रांस में कि अगर उसे टैक्स लगाना चाहता है तो उसे पार्लियामेंट बुलानी पड़ेगी, जो कि 150 साल में नहीं आई थी। तो पार्लियामेंट बुलाई गई और जो पार्लियामेंट का नाम दिया गया वो स्टेट के रूप में दिया गया उसे। यानी पार्लियामेंट में जो लोग चुने जाएंगे वो 3 स्टेट से चुने जाएंगे। एक तो क्लर्की से चुना जाएगा, जो लोग क्लर्की से संबंधित होंगे। दूसरा जो लोग नोबल्स से संबंधित होंगे, या तीसरे कॉमन पीपल से संबंधित होंगे। तो नोबल्स जो थे उनकी संख्या इस समय जो चुन के आए गए थे वो 291 थी।
जो नोबल्स चुन के आए थे वो 301 थे, और जो तीसरे कॉमन पीपल चुन के आए थे वो 600 थे। तो जाहिर सी बात है कि जो कॉमन पीपल थे वो दुगने थे इन दोनों के मुकाबले, स्टेट के मुकाबले। तो ये सोच के तो ऐसा आए थे कि जैसे वहाँ पर पार्लियामेंट बुलाई जाएगी वैसी, क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा है तो हमारी बात मानी जाएगी, ऐसा कॉमन पीपल या थर्ड स्टेट वालों ने माना। अब हुआ ये कि जो सिस्टम बनाया गया वो अलग ही बनाया गया। उस सिस्टम में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट को बराबर पावर दी गई, यानी कोई भी स्टेट के पास जो वोटिंग पावर होगी वो आपस में बराबर होगी, भले उनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन वोटिंग पावर बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि जो थर्ड स्टेट वाले अगर कोई अपना कानून लाना चाह रहे तो वो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो नोबिलिटी है वो हर समय राजा का साथ देगी और क्लर्की भी राजा का साथ देगी, तो वो कामयाब नहीं हो सकता है थर्ड स्टेट वाले। अब यहाँ पर हुआ ये, क्यों थर्ड स्टेट वालों ने कहा कि क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा वोटिंग पावर मिलनी चाहिए, लेकिन राजा ने इससे मानने से इनकार कर दिया। तो वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने अपनी एक अलग से पार्लियामेंट बनाई जिसमें कुछ नोबिलिटी के लोग शामिल हुए थे, बहुत कम हुए थे लेकिन कुछ हुए थे, और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अब यहाँ पर नेशनल असेंबली जब घोषित हुआ तो राजा ने इसे मानने से इनकार कर दिया और असेंबली की जो बिल्डिंग है उसे बंद कर दिया। लेकिन क्योंकि जो नेशनल असेंबली के लोग थे वो अटल थे अपनी बात में, तो वो असेंबली के पास में एक टेनिस कोर्ट है वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर शपथ ली कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हमको ज़्यादा वोटिंग पावर नहीं दी जाएगी, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और ये इतिहास में दर्ज हो गया है, ये घटना टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जाना जाता है हम इसे इतिहास में। अब क्योंकि स्थिति बिगड़ रही थी तो राजा को आखिरकार इनकी बात माननी पड़ी और जो थर्ड स्टेट था उसको वोटिंग पावर ज़्यादा मिल गई थी। तो हम यहाँ पर राजा का व्यक्तित्व तो समझ सकते कि राजा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार था। अब हुआ ये कि ये बात तो चलो सॉल्व हो गई थी, लेकिन जो फूड की समस्या थी, वो खाने की समस्या थी, वो नहीं संभल पा रही थी, क्योंकि वहाँ पेरिस में ब्रेड जो वहाँ के लोग ज़्यादा खाते थे उसकी कमी होने लग गई थी, और ब्रेड की दुकान में बड़ी लंबी लाइन लगा करती थी। लंबी लाइन, लोग 5-6 घंटे खड़े रहना पड़ता था उन्हें एक ब्रेड के टुकड़े के लिए, और फिर भी उन्हें ब्रेड नहीं मिल पाता था। तो लोग इससे काफ़ी नाराज़ हो रहे थे। तो वहाँ की महिलाओं ने प्रदर्शन किया इस मामले में। अब एक घटना और हुई जिसे हम बस्तील की घटना कहते हैं। बस्तील की घटना कुछ इस तरह से हुई कि राजा ने जो कॉम्प्रोमाइज़ के जरिए कुछ रिफॉर्म किए थे, उस राजा के मिनिस्टर उससे नाराज़ हुए और राजा में दबाव बनाया कि रिफॉर्म वापस ले, नहीं तो ये हमारा पूरा मोनार्कियल सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। राजा का इन बातों में प्रभाव पड़ा और राजा ने कुछ रिफॉर्म वापस ले लिए। तो जब लोगों को इस बारे में पता चला कि राजा रिफॉर्म वापस ले रहा है तो उनमें गुस्सा हो गया और वो एक कार प्रिजन में गए जिसे बस्तील का प्रिजन था। वो बस्तील का प्रिजन में जो था केवल वहाँ 7 ही कैदी थे और एक गवर्नर और उसके कुछ सिपाही थे उस प्रिजन में। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई प्रिजन नहीं था वो, लेकिन क्योंकि वो एक राज्य को सिंबॉलिक था उस राज्य के लिए, तो उसमें जो हमला करके उस गवर्नर को मार गिराया गया, उसके सैनिकों को मार गिराया गया, और जो उस जेल में बंद लोग थे उन्हें छुड़ाया गया। और उस जेल में बहुत सारे वेपन भी थे, हथियार, जो वहाँ लूट लिए गए वो हथियार। तो ये बस्तील की जो घटना हुई ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाती है और इसी समय को ही फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, जब बस्तील में आक्रमण करके वहाँ से सामान लूट लिया गया। अब जो स्थिति ये थी कि फूड की समस्या बनी रही, तो जब राजा वर्सलीस एक शहर है वहाँ रहा करता था, जबकि फ्रांस का सबसे बड़ा शहर है पेरिस। तो क्योंकि पेरिस सबसे बड़ा शहर है तो लोग चाहते थे कि राजा वर्सलीस से पेरिस आए,
लेकिन राजा पेरिस नहीं आना चाहता था, क्योंकि पेरिस इस समय बड़ा रेडिकल हो चुका था। तो राजा को लगता था कि अगर मैं पेरिस जाऊंगा तो मेरे को कभी भी ये मारा जा सकता है। तो इस वजह से वो पेरिस नहीं आना चाहता था। लेकिन महिलाएं ज़बरदस्ती एक दिन वर्सलीज गई और राजा को कहा कि हमारे साथ पेरिस चलो, क्योंकि हमारे ऊपर विपत्ति आ रखी है और हमारी स्थिति को खुद देखो। तो राजा को ज़बरदस्ती वो बंधक बना के पेरिस लाए। ये घटना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाती है, क्योंकि राजा इस समय ऐसा माना जाता था कि वो ईश्वर का प्रतीक है। लेकिन जब उसको बार बार ह्यूमिलिएट किया जा रहा था तो लोगों में जो उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव है वो भी कम हुआ जा रहा था। अब यहाँ पर हो ये रहा था कि जब थर्ड स्टेट को वोटिंग पावर ज़्यादा मिल गई और उन्होंने अपनी नेशनल कमेटी बनाई या नेशनल असेंबली बनाई, तो उस नेशनल असेंबली ने कुछ फैसले लिए। उस फैसले में कुछ विवाद होने लग गया था उनके आपस में ही। जैसे कि कुछ लोग चाहते थे कि राजा की पावर थोड़ी कम किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई जाए देश में, जबकि कुछ लोग चाह रहे थे कि पूरी तरीके से मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके एक रिपब्लिक लाया जाए। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी विवाद बन रहा था और खींचतान हो रही थी काफ़ी। राजा ने इस बात का फ़ायदा उठाना चाहा और असेंबली को भंग करने की सोची, लेकिन वो इसमें फेल हो गया। तो उसने फिर विदेश से हेल्प लेने की सोची और उसने ऑस्ट्रिया और जो प्रसिया था उससे संबंध बनाने शुरू कर दिया और किसी तरीके से ये तरकीब लगाई कि किसी तरीके से ये सेना फ्रांस के ऊपर हमला करे और इन जो रिपब्लिकन या ये थर्ड स्टेट वाले जो लोग हैं इनको हरा के फिर से पूरी मोनार्की सिस्टम लाया जाए फ्रांस में। जब ये बात लोगों को पता लगी तो लोगों में राजा के प्रति और ज़्यादा गुस्सा पैदा हो गया और राजा को कैदी बना लिया गया, क्योंकि राजा कॉन्स्पिरेसी कर रहा था अपने लोगों के खिलाफ। अब फिर से वो स्थिति हो गई, जो रेडिकलाइज लोग थे उनको इस बात से बड़ा जोश आ गया कि क्योंकि जो सोच रहे थे कि राजा गद्दार है वो उनकी बात सही हो गई और अब असेंबली में रेडिकलाइज लोगों की जो पोजीशन थी वो मजबूत हो गई और उनका जो भी वोटिंग जो उनकी थी वो ज़्यादा हो गई, क्योंकि जब लोगों को पता लगा कि राजा गद्दार है तो जाहिर सी बात है रेडिकलाइज हो गए और उन्होंने जो सिस्टम लाया वो मोनार्की को उन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म किया। और रिपब्लिक सिस्टम अभी पूरी तरीके से नहीं आया था, लेकिन रिपब्लिकन सिस्टम के पक्ष में ज़्यादा लोग आ गए थे। अब लास्ट में जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ वो इस तरीके से हुआ कि इन्होंने कहा कि भाई हम लाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम, इसके तहत राजा जो है हम उसे मानेंगे राजा, लेकिन उसकी सारी पावर असेंबली में आ जाएगी। जैसे इंग्लैंड का सिस्टम था वैसे ही हम फ्रांस में लाएंगे। लेकिन राजा ने इस बात से मानने से उसने कहा ठीक है, अगर आपको ये लगता है तो हम फ्रांस की प्रगति के लिए हम ये सिस्टम मानने को तैयार है। लेकिन हुआ ये कि राजा जो इस दौरान ऑस्ट्रिया और फ्रांस की लड़ाई शुरू हो गई। जब लड़ाई शुरू हुई तो माना ये गया कि ये राजा के देख रेख में ही लड़ाई शुरू हुई है, ऑस्ट्रिया ने राजा के कहने पर ही लड़ाई शुरू की है। तो फिर से ये और राजा जो अभी भी छुप के अपने देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा है, तो इससे और ज़्यादा लोगों में गुस्सा आ गया और अब रेडिकलाइज ने जो खेमा था वो उसने ठान लिया कि भैया अब हम राजा से छुटकारा पाके रहेंगे और उसने मोनार्की जो सिस्टम था उसे पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया और राजा को जेल में डाल दिया और उसको गिलोटिन जो एक जिसके तहत गला काट के मारा जाता था उससे राजा को मार दिया और राजा मर गया। उसकी जो बीवी थी उसमें भी केस चला और कुछ महीने बाद उसे भी गिलोटिन के जरिए मार दिया गया। लेकिन इसका प्रभाव यूरोप में बहुत पड़ा, क्योंकि यूरोप की जो सभी देश थे इस दौरान मोनार्की सिस्टम से चलते थे, तो उनको लगा कि अगर फ्रांस में ऐसा हो सकता है तो हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है। तो उन सब ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब राजा की मृत्यु के बाद पहले तो ऑस्ट्रिया प्रसिया थे युद्ध में शामिल, अब इंग्लैंड भी आ गया, स्पेन भी आ गया। इन सब ने अब फ्रांस के ऊपर हमला शुरू कर दिया और फ्रांस बड़ी ही विपत्ति में आ गया। लेकिन उसने इस समस्या का भी सामना किया
और सभी अपनी जो युवा लोग थे उसको युद्ध में झोंक दिया। अब स्थिति ये रही कि शुरुआत में तो फ्रांस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्थिति मजबूत आई और वल्मी एक जगह है वहाँ उसने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है और ये जब लड़ाई, हम इन सभी लड़ाइयों को रेवोल्यूशनरी वार के रूप से जाना जाते हैं। तो इसमें फ्रांस अकेला था और उसने पूरे यूरोप की सेना का मुकाबला किया था और काफ़ी उसने जीत हासिल की थी इस युद्ध में। लेकिन क्योंकि अब राजा मर चुका था, असेंबली चल रही थी, असेंबली का ट्रम जो उसका समय अवधि होता है वो 1793 में ख़त्म हो गया था। अब 1793 में नए चुनाव होने वाले थे। उस नए चुनाव में एक नियम ये बनाया गया कि जो लोग चुन के आएंगे वो नए लोग होंगे, पुराने जो असेंबली के लोग थे वो अब चुन के नहीं आएंगे। ये जानबूझ के किया गया ताकि जो रेडिकल लोग हैं वो ज़्यादा मात्रा में आ सके असेंबली में। रॉबेस्पियर जो था उसने ये प्लान बनाया था और हुआ भी ऐसे कि 1793 में बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज चुन के आए थे। दो मुख्य पक्ष के लोग इस समय चुन के आए थे। एक तो थे गिरोंडिस्ट जो कि राइट विंग के रूप से जाना जाता है जिन्हें हम, और एक थे मोंटेग्रोड, ये लेफ्ट विंग के नाम से जाना जाता है। यानी मोंटेग्रोड बड़े रेडिकलाइज लोग थे। ये चाहते थे कि ये जो रिपब्लिक है फ्रांस का उसे पूरे यूरोप में फैलाया जाए और सब जगह रिपब्लिक लाया जाए। जबकि ये जो गिरोंडिस्ट थे ये चाहते थे कि ये सिस्टम जो बड़ा रेडिकलाइज होता जा रहा है समय के साथ उसको कम किया करके एक नॉर्मल सिचुएशन लाया जाए और युद्ध जो चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि आर्थिक रूप से स्थिति अभी भी बनी वैसी रही, फ्रांस की जो ब्रेड की समस्या थी वो बनी रही और उसकी सभी समस्याएं चलती रही। और साथ में यहाँ पर एक और ये चीज़ है, जो एमिग्रे लोग थे यानी जो लोग नोबिलिटी से थे और जब रेवोल्यूशन शुरू हुआ ये भाग गए थे अपने देश से, फ्रांस से, ये लोग भी विदेशी देशों में जाके साजिश करते थे कि किस तरीके से इन रिपब्लिकन को हरा के फिर से मोनार्की लाया जाए। तो इनका भी बड़ा योगदान रहा इस रेवोल्यूशनरी वार में, क्योंकि जो मोंटेग्रोट जिसके नेता रोबेस्पियर और डेंटन थे ये आरोप लगाते थे कि एमिग्रे जो लोग हैं ये फ्रांस में एक रिवोल्ट विद्रोह करना चाह रहे। तो इस वजह से ये जो रेवोल्यूशन थी उसे और मजबूत करना चाह रहे थे, यानी और रेडिकलाइज करना चाह रहे थे कि किस तरीके से इन एमिग्रे लोगों की जो प्रॉपर्टी है फ्रांस में उसको हथिया के उनको या तो जो देश में मिल गए तो उनको फांसी में लटकाया जाए और उनकी प्रॉपर्टी हथिया ले जाए। ये सब जो मोंटेग्रोट थे उनका प्लान था। अब क्योंकि जो युद्ध था उसमें फ्रांस को जीत हासिल हो रही थी तो इन मोंटेग्रोट की जो एक प्लानिंग थी वो सही साबित हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे कि जो हमारा युद्ध है हम पूरे यूरोप में जीत जाए। और इनकी जो पार्लियामेंट या नेशनल असेंबली में इनकी जो शक्ति थी वो भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जो लोग थे वो गिरोंडिस से मोंटेग्रेट की तरफ आते जा रहे थे और गिरोंडिस के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि ये जो है ये रिपब्लिक के दुश्मन है और ये राजा वाला सिस्टम वापस लाना चाह रहे हैं। और लास्ट में इन्होंने कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाई जिसके तहत इन्होंने गिरोंडिस्ट के सभी लोगों को गिलोटिन के जरिए मार दिया। अब इनका विरोध करने के लिए कोई नहीं था। अब ये पूरा रेडिकलाइज सिस्टम हो चुका था फ्रांस का रिपब्लिक, और 1794 में फर्स्ट ईयर माना जाता था, यानी फ्रांस ने एक नया कैलेंडर शुरू कर दिया जिसके तहत 1794 पहला साल है। क्योंकि 1793 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1793 का कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई चीज़ ये भी आई कि इन्होंने बड़ी रेडिकलाइज चीज़ की, इन्होंने सभी पुरुष लोगों को वोटिंग अधिकार दे दिया जो 25 साल से ऊपर है। पहले जो वोटिंग अधिकार था वो केवल उन्हीं को प्राप्त था जो टैक्स देते थे, लेकिन अब वो सभी लोगों को प्राप्त हो गया। लेकिन फ्रांस पहला देश था जिसने ये डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट लाया। अब हुआ ये कि क्योंकि रेडिकलाइज सिस्टम चलता जा रहा था तो अब इस मोंटेग्रोट ही पार्टी के अंदर विवाद शुरू हो गया। जो डेंटन थे उनका कहना था क्योंकि हम युद्ध जीत रहे और अब हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई तो हमको जो ये कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी है
इसको अब ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जो रोबेस्पियर थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये अगर हम कमेटी ऑफ पब्लिक को ख़त्म कर दे तो ये पूरा हमारा रिपब्लिक ख़त्म हो जाएगा और यहाँ मोनार्की आ जाएगी। उन्होंने डैंटन के में आरोप लगाया रोबेस्पियर ने कि ये राष्ट्र विरोधी है और इसको गिलोटिन के जरिए मार दिया जाए। तो डैंटन को गिलोटिन के जरिए सर काट दिया गया। इससे बड़ा लोगों में विचलित हो गए लोग, क्योंकि डैंटन बड़े लोकप्रिय नेता थे और उनकी हत्या कर दी गई। तो लोग बोलते थे कि ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि डैंटन एक रिपब्लिक को मानने वाले थे। तो रोबेस्पियर के खिलाफ अब लोग हो गए थे और अंत में रोबेस्पियर, क्योंकि लोगों को लगता था कि अब कोई भी मर सकता है, रोबेस्पियर एक तानाशाह बन गया, वो जिसको चाहे मार सकता है। अब लोगों ने उसी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अंत में रोबेस्पियर को मार दिया गया गिलोटिन के जरिए। इसके तहत ही अब जो रेन ऑफ टेरर था उसका ख़त्म होता है और पब्लिक ऑफ सेफ्टी भी ख़त्म हो गई रोबेस्पियर के मरने के बाद। अब इस दौरान जो नया सिस्टम आया वो उसे हम थर्मोडायनेमिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यानी जो रेडिकलाइज सिस्टम था रिपब्लिक का उसे पुश बैक कर दिया गया, यानी अब वो सिस्टम को नॉर्मलाइज कर दिया गया। अब किसी को गिलोटिन में चढ़ाया नहीं जाता था और किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप इतने आसानी से नहीं लगाया जाता था। यानी सिस्टम वापस नॉर्मल की तरफ से लौट रहा था। और नया सिस्टम आया तब जिसे हम डायरेक्टरी सिस्टम कहते, जिसके तहत 5 डायरेक्टर बनाए गए। उसमें उनको ज़्यादा कुछ पावर नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा पावर पार्लियामेंट में थी, तो वो केवल एक नाम मात्र के थे। तो इसी दौरान नेपोलियन का जिक्र हमें देखने को मिलता है। नेपोलियन ने इटली में हमला किया था और उसने इजिप्ट में भी हमला किया करके हराया था इंग्लैंड को या वहाँ के जो लोकल लोग थे। इससे फ्रांस में उसकी लोकप्रियता बढ़ गई और वो एक लोकप्रिय चेहरा बन चुका था। तो उसने वापस फ्रांस में आया और उसने इन डायरेक्टरी का तख्ता पलट करके अपने आप को पहले तो डायरेक्टरी का वो बना कंसुलेट बनाया, फिर अंत में वो वहाँ का फ्रांस का राजा बन गया। और जब फ्रांस में नेपोलियन का राज आया उसी समय इस फ्रांस रेवोल्यूशन की हम एंडिंग मानते हैं। तो ये 1789 से लेकर 1799 तक चला, जब नेपोलियन ने वहाँ पर अपने को कब्जा कर लिया था उस देश में, फ्रांस में। तो ये हमारा ये सरसरी नज़र में देखा मैंने हमने। अभी हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो बहुत बड़ा सिलेबस है ये फ्रांस रेवोल्यूशन का, लेकिन जिन लोगों को समझ में आया होगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।